गेट रिच के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह। और नीलेश भाई से मैं पिछले 20 साल से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और एक चीज़ नीलेश भाई की जो बिल्कुल नहीं बदली है, वो अभी तक उसी ह्यूमिलिटी और उसी सज्जनता से बात करते हैं हर बार। नीलेश भाई, थैंक यू सो मच आज हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो हमारे पॉडकास्ट का नाम है गेट रिच, लेकिन बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वो गेट रिच क्विकली में बिलीव करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का रूल है कि गेट रिच, लेकिन गेट रिच स्लोली विद टाइम। तो थोड़ी इस पे बात हो जाए, आपके जो दिल की बात है। डेफिनेटली अनुज भाई, आज अगर हम भारत में देखें तो 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने क्रिप्टो में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करके पैसा खोया है। 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय गेमिंग खेलते हैं, रमी, पोकर, लूडो, एंड ज़्यादातर लोग पैसा नुकसान करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पोंजी स्कीम में निवेश करके नुकसान किया है। एक गूगल सर्च की थी हमने टू फिगर आउट कि कितने लोगों ने नुकसान किया होगा। प्राइमा फेसी एनालिसिस 2 करोड़ लोगों ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा खोया है। एंड अभी कुछ समय पहले सेबी ने भी रिसर्च करके कहा था कि 90% लोग जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं वो भी नुकसान करते हैं। गेमिंग, क्रिप्टो, पोंजी स्कीम्स, एफएनओ ट्रेडिंग्स, स्कैम्स, ये सारी चीज़ें देखे तो गेट रिच क्विकली में लोगों ने नुकसान ही किया है। ये नीलेश भाई, एक चीज़ बताइए, हमने जब से वो वार्निंग दिखाना शुरू किया है कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स लूज मनी, एफएनओ के वॉल्यूम्स और बढ़ गए हैं। और क्रिप्टो पे जब से वो थोड़ी सी टाइटनेस आई थी, तब से और ज़्यादा लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या एक साइकोलॉजी का गेम है कि आपको एक चीज़ अगर बताई जाए कि वो ख़राब है तो आपको वही करनी है, ऐसा कुछ है क्या? और मैं इसमें यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि एफएनओ ख़राब है, लेकिन मतलब एक रिकॉर्ड तो बताता है कि ख़राब है। एक है कि लोगों को हमेशा लालच ड्राइव करती है, और जब वो देखते हैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या कोई फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर के थ्रू या कोई अपने नज़दीकी सर्कल में बात करके कि भाई मैंने ट्रेडिंग में पैसा बनाया, क्रिप्टो में पैसा बनाया, पोंजी में इतना गारंटेड रिटर्न है, तो लालच आपके ऊपर हावी हो जाता है। इनफैक्ट किसी ने वॉरेन बफे से पूछा कि सर, आपके बारे में तो इतना सारा लिखा गया है, तो क्या कोई ऐसी चीज आपके बारे में जो लोगों को मालूम नहीं है, बिकॉज आपके जैसा दूसरा निवेशक तो पैदा नहीं हुआ। तो वॉरेन बफे ने कहा कि मैं जो करता हूँ वो पूरी दुनिया को मालूम है, बट मेरी जो प्रोसेस है उसमें रिजल्ट बड़ी देरी से आता है। उसके लिए संयम की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। उतना संयम और पेशेंस किसी और के पास नहीं है, इसलिए दूसरा वॉरेन बफे पैदा नहीं हुआ, ना कि वॉरेन बफे कैसे बन सकते वो लोगों को मालूम नहीं है। तो नीलेश भाई, फिर एक बात बताइए कि ये क्या साइकोलॉजी होती है जो इस तरफ ज़्यादातर लोगों को लेके जाती है? क्यों इतने लोग मार्केट में जानते हुए भी पैसा कमाते हैं? ये सेम साइकोलॉजी अनुज भाई है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, बट फिर भी गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। आपको पता है कि डाइट कितना जरूरी है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी जंक फूड और कोला लोग कंज्यूम करते रहते हैं। जब तक कोई वाकया नहीं हो जाए आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। एक हार्ट अटैक आने के बाद लोगों को पता चलता है डाइट संभालना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें लोगों को ये कन्विंस करना है कि भैया ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा करे कि आपको एक हार्ट अटैक सफर करना पड़े। तो आपको लगता है कि फिजिकल हेल्थ और ये फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ये कुछ हद तक कोरिलेटेड हैं? मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं भी काफ़ी अनफिट था एक्चुअली, और काफ़ी फिटनेस पे काम किया मैंने, लेकिन मुझे भी एक झटका लगा, उसके बाद ही किया। तो मतलब पहले से क्यों नहीं करते हैं हम इस पर काम? एक अनुज भाई, बेरिंग फ्यू बिजनेस पीपल, लोग अपने घर में पैसों की बात नहीं करते, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से पैसों के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। कुछ हद तक ओझल रहता है आपकी आंखों से कि पैसा क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है। दूसरी तरफ कई ऐसे फैमिली है जहाँ पे कहते हैं कि पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए, बट उन सभी को मेरी एक ही गुजारिश है कि वॉरेन बफे ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ,
money is not important, but make sure that you have made enough money before you make such statement. Before you make something stupid like this. तो पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती है, कुछ चीजें नहीं भी खरीदी जा सकती, पर जेब में पैसा होना तो मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आपकी लाइफ में पैसे की क्या इंपॉर्टेंस रही नीलेश भाई? मतलब आप अगर कुछ बताना चाहें इस बारे में। आपने कब जाना कि पैसा होना जरूरी है और कब आपने उसके लिए काम करना शुरू किया? जब मैं बहुत छोटा था, 4th स्टैंडर्ड में, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। एंड वो मिल मजदूर थे, एंड उस समय आपको पता है मिल्क की स्ट्राइक चल रही थी। तो उस वजह से जो पैसा मिलना चाहिए रिटायरमेंट का, वो भी कुछ आया कुछ नहीं आया। एंड मेरी माँ लोगों के काम करके हमें पढ़ाती थी। वो लोगों की घर पे, हमारे घर पे काम करती थी, और तभी मुझे पैसों की महत्ता समझ में आ गई कि अगर आज हमारे पास पैसा होता तो मेरी माँ को किसी और के वहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भाग्यशाली था कि मेरे स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल जानी सर ने मुझे बोला कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरी फीस का खर्चा मैं उठा लूँगा। तो मैं स्कॉलरशिप ले लेके पढ़ता गया और आज CA बन गया। तो बहुत बचपन से मुझे पता चल गया था कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फोर्ट में आर्टिकलशिप करता था और कालबा देवी में रहता था, और मुझे मेरे बॉस बस फेयर देते थे आने जाने के लिए, बट मैं हमेशा चल के जाता था और चल के आता था। बहुतेक कभी बस में आ जाता था, बट मैं पैसा बचाता था कि चल के जाऊंगा तो मेरा पैसा बचेगा। तो पैसों की महत्ता बहुत जल्दी समझ में आ गई। एंड ऑब्वियसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड में आए तो थोड़ी और समझ आ गई। मैंने भी क्विक रिच बनने की कोशिश की थी। 90 का दशक था, मार्केट में बहुत तेजी चल रही थी। मैंने पैसा बोरो करके लगाया था, सारा पैसा उड़ गया। भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि वो पहला सबक बहुत अच्छा सिखाया। छोटे में सारा पैसा उड़ गया तो उसके बाद अपनी अकल ठिकाने आ गई, एंड फिर सही तरीके से निवेश कर करके आज फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त कर ली। तो ये मतलब एक बात तो कहनी होगी कि इस ट्रेडिंग में ऐसा कुछ तो है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। मतलब मैं बड़े से बड़े इन्वेस्टर जिनसे मिला हूँ, उन्होंने ये बात मानी है, कुछ सक्सेसफुल रहे हैं ट्रेडर्स, कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग की सबने है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ये बोला कि नहीं मैंने तो शुरू से ही सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है। सो एक नशा है ट्रेडिंग का, बिकॉज आपको रिजल्ट इमीडिएटली दिखता है। सो इट इज लाइक टेस्ट मैच वर्सेस वनडे वर्सेस T20। जैसे जैसे ट्रांजिशन होता गया क्रिकेट में, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एंड ट्रेडिंग अपने हिसाब से बुरा नहीं है, बट आप उसको किस तरह से यूज करते हो उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में मतलब 3-4 out of 10 you will be right. Stop loss is very critical, discipline is very critical. वहां पे एवरेजिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग इसलिए बुरा बनता है बिकॉज लोग स्टॉप लॉस की जगह पे एवरेजिंग करते हैं, ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट बना देते हैं जब वो नुकसान में चला जाता है। सो अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर ट्रेडिंग से परहेज करना चाहिए। बहुत शानदार बात कही आपने, और बिल्कुल देखिए बुरी कुछ भी चीज़ नहीं अगर आप उसको ढंग से डिसिप्लिन के साथ करना जानते हैं। तो नीलेश भाई, तो क्योंकि आपने ये बात कही, थोड़ी इमोशनल स्टोरी रही आपकी, तो क्या अब आप अपने घर में अपनी वाइफ से और बच्चों से रेगुलरली फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं? क्या एक टाइम देते हैं अलग से कि नहीं सबको घर में इस बारे में बात करनी है कि फाइनेंशियल के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में? कुछ हद तक रेगुलेशंस ने हमारा काम इजी कर दिया। 100 रुपया कमाता हूँ, 40 रुपया टैक्स वाला लेके जाता है, 60 रुपया बचता है। 10 रुपया NPS में डालता हूँ, 10 रुपया EPFO में डालता हूँ, तो 40 रुपया बचता है। उसमें से 20 रुपया स्किन इन द गेम सर्कुलर में अपने ही म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ। बाकी 20 रुपया बच गया वो बीवी को दे देता हूँ। तो बीवी और बच्चों को पूरा मालूम है पापा का NPS कहाँ पे, EPFO कहाँ पे और कौन से म्यूचुअल फंड में क्या निवेश किया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली मतलब बच्चों के साथ और पत्नी के साथ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी दोनों बेटियां, एक बेटी पढ़ने के लिए बाहर गई थी,
बट उसे पता था मेरी पापा की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उस हिसाब से वो खर्चा कर रही थी। हमेशा हमने मतलब लोगों, बच्चों को, बीवी को यही सिखाया है कि हमारे पास इनफ पैसा है, बट हमें पैसों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जितना पैसा बचा सकते हैं अच्छी बात है, एंड अगर अपने पास कोई ज़्यादा पैसा हो गया तो हम अच्छे कार्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी मैंने एक मतलब पुरानी कहावत है कि आप एक पैसा दो, ऊपर वाला 10,000 देगा। तो ये एक्चुअल रियल लाइफ में हमने देखा है कि आप जितना अच्छे कार्य के लिए पैसों का उपयोग करते हो, भगवान ऊपर से दे ही देता है। मैं इसी पर आ रहा था। नॉर्मली आप थोड़ा इस बारे में खैर ऑब्वियसली कम ही बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने वो बुरा वक्त देखा है, तो आप किस तरीके से सोसाइटी को गिव बैक करते हैं, मॉनेटरीली, नॉन मॉनेटरीली? जितनी कोशिश कर सकते हैं करनी चाहिए। हम तो अंधेरे में सिर्फ चिराग जलाने का काम कर रहे हैं, सूर्य तो नहीं बन सकते। सो देयर आर सम एनजीओज जहाँ पे मैं एसोसिएटेड हूँ, तो मेरे कनेक्ट से मेरे सर्कल में दोस्त है, कंपनीज है, प्रमोटर्स है जिनको मैं जानता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ उस अच्छे कार्य के लिए उपयोग करने के लिए। हमारी कंपनी की CSR एक्टिविटी है, वहाँ पे भी हम लोग प्रयत्न करते हैं कि पैसों के साथ साथ समय भी दे पाए। तीसरी चीज मतलब जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मुझे किसी ने पढ़ाया तो मैं आज यहाँ पे पहुँच गया। बिल्कुल। तो कैसे मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो पढ़ने में तेज है, एंड हम उन्हें सहायता कर सके ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी फैमिली को ऊपर लेके आ जाएगा। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इसकी अहमियत समझी और आपको लकीली कोई मिला इस तरह से आपका हैंड होल्ड करने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्या ये एक फैक्टर रहा कि आपको लगा कि अगर मुझे अब ऐसे 10 लोगों की और हेल्प करनी है जिनको कि मैं आगे पढ़ा सकूं? डेफिनेटली, मतलब 10 फिर आगे 100 और आगे 1000, ये जर्नी चलती रहनी चाहिए। इफ यू गिव अ मैन अ फिश दैट विल हेल्प हिम फॉर अ डे, इफ यू टीच हिम फिशिंग दैट विल हेल्प हिम फॉर लाइफ। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाई करा सके ताकि वो लोग दुनिया के लिए काबिल बन जाए। एंड ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो भी कम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे को बैंक फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन के आसपास से रिटर्न मिलता है, वेल्थ क्रिएट नहीं होती। बहुत सारे लोग लालची बन जाते हैं और क्रिप्टो, पोंजी, FNO ट्रेडिंग, गेमिंग, ये सारी चीज़ों में खर्चा करते हैं। इन सबको अगर हम सही तरीके से निवेश करा सके, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करिए, लंबे समय के लिए ध्यान रखिए, तो वो लोग अपने आप फाइनेंशियली सिक्योर होते जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। मैं इनफैक्ट ये मैंने एक रील की थी रिसेंटली कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा नहीं रखना चाहिए, और उस पर काफ़ी व्यूज़ भी आए थे। और उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि इंडिया में समहाउ पर्सनल फाइनेंस को हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। मतलब जब तक हम स्पेशली CA या कोई और टॉपिक नहीं लेते हैं, स्कूलिंग में तो पर्सनल फाइनेंस डिस्कस ही नहीं होता है। 12th तक, आज की डेट में भी पर्सनल फाइनेंस डिस्कस नहीं होता है। क्या समय आ गया है कि पर्सनल फाइनेंस को स्कूलों में ऐसा सब्जेक्ट लिया जाए? सो स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट लाइफ, जहाँ जहाँ पे मौका मिले हमें ये लोगों को सिखाना चाहिए। मतलब अनुज भाई, एक किस्सा कहना चाहता हूँ। जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस समय अमेरिकन डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड पे था। तो आप डॉलर देंगे तो गोल्ड मिलेगा और गोल्ड देंगे तो डॉलर मिलेगा। अब डिप्रेशन में सरकार को खर्चा करना था, बट गोल्ड इनफ था नहीं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करते? उस समय उन्होंने गोल्ड को नेशनलाइज कर दिया, एंड जितना गोल्ड जिसके भी पास था अमेरिका में वो सरकार का हो गया। लोगों के मंगलसूत्र और वेडिंग रिंग भी निकल गई। ये किया उन्होंने, उस वजह से आज अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकला और विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। उसके सामने आप देखिए, भारत में जब 60
के दशक में 2 युद्ध हुए थे, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, तभी हमारे पास पैसों की बहुत तंगी थी, फॉरेन एक्सचेंज की। हमारे सोल्जर्स नंगे पांव हिमालय की पर्वतों में लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पास टूल्स भी नहीं थे, इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। और उस समय मोरारजी देसाई जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने गोल्ड सीलिंग कंट्रोल एक्ट लेके आए थे, गोल्ड कंट्रोल एक्ट करके। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक सीलिंग से ज़्यादा गोल्ड आप मत खरीदिए। हम लोगों ने ब्लैक में गोल्ड खरीदना चालू कर दिया, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, और उसकी वजह से और बहुत सारी रीज़न की वजह से आज भी भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर हमारे लोगों के पास वो फाइनेंशियल एजुकेशन होता, वो फाइनेंशियल नॉलेज होती, स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और हर लेवल पे, तो आज शायद भारत यहाँ पे खड़ा है, उससे कहीं आगे होता। आज अनुज भाई, दिल में बहुत दर्द होता है जब हम अमेरिका या कनाडा में जाते हैं और वहाँ के छोटे छोटे शहर के रिटायरमेंट फंड्स को देखते हैं। ओंटारियो म्यूनिसिपल टीचर्स एसोसिएशन $100 बिलियन, ये रिटायरमेंट फंड $200 बिलियन, वो $50 बिलियन। उसके सामने मैं जब भारत के रिटायरमेंट फंड्स को देखता हूँ तब पता चलता है कि हम लोग कितने पीछे रह गए। ये सारे फंड कुछ समय पहले सिर्फ फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते थे, इक्विटी में निवेश ही नहीं किया, और उस वजह से वहाँ पे कॉर्पस इतने बड़े हो गए, हमारे नहीं हुए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, भगवान ने चाहा तो अगले 20 साल में शायद ये पिक्चर भी चेंज होगी, हो ही रही है ऑलरेडी काफ़ी हद तक। डेफिनेटली, मतलब आज 4 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं म्यूचुअल फंड में, तकरीबन 7 से 8 करोड़ फोलियो है जो SIP करते रहते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स ने काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एक समय होता था अनुज भाई, जब मार्केट गिरता था तो हमें लोगों को फ़ोन करना पड़ता था कि डरिए मत, लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, ये तो निकल जाएगा। आज उल्टा हो गया है, मार्केट गिरता है वो लोग फ़ोन करते, नीलेश भाई डरना मत, हम लोग पैसे भेज रहे हैं, गोरों को खाली कर देना, पीछे मत हटना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो खैर गोरों को खाली तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा, और एक्चुअली उन्होंने उस समय पैसा डाला जब हमें वाकई में जरूरत थी उस पैसे की। इनफैक्ट हम तो दोनों एक ही साइड पे हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो विदेशी और देसी निवेशक दोनों का पैसा बनता है। तो हम उनसे कंपटीशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही मतलब मकसद है हमारा कि भारत ने जब इंडिपेंडेंस, आज़ादी खो दी थी, जब गुलामी सहन करनी पड़ी, तो ऑलमोस्ट 200 साल के लिए हमारा ग्रोथ रेट 0 हो गया था, और दुनिया के सबसे बड़े देश में से हम एक बहुत छोटे देश में तब्दील हो गए। हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तकरीबन 20% के आसपास विदेशी निवेशकों का ओनरशिप है अपने कंट्री में, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी 10% के आसपास होगा। तो रिटेल निवेशकों का निवेश तकरीबन 10% के आसपास है। तो ऐसा नहीं हो कि जब हमारी कंपनीज अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करे तो दिवाली लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो में मनाई जाए रादर देन अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर में। बिल्कुल, बहुत शानदार। नीलेश भाई, आपने अपनी बचपन की तो खैर हमको एक स्टोरी बता दी। जब आप बड़े हो रहे थे तो क्या आपने डिसाइड किया कि मुझे मार्केट्स में जाना है? क्या सोचकर आपने ये डिसीजन लिया था? एकदम मतलब अनुज भाई, एक फ्रीक इंसिडेंस हो गया। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग, मैं CA में गोल्ड मेडलिस्ट था, तो हमें सामने से इनवाइट लेटर आते थे। एक कंपनी में पहुंच गया, वहाँ पे मतलब इंटरव्यू में पास हुआ तो नौकरी दे रहे थे, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, और फिर उसके जो जनरल मैनेजर फाइनेंस थे उनको मिलने के लिए मुझे बुलाया गया। एंड पता नहीं क्या हुआ, बट उन्होंने कहा कि नीलेश, मेरे हिसाब से तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट में जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, एक्साइटमेंट है। एंड मैंने उनको बोला कि सर कोशिश करता हूँ, बट अगर कहीं नौकरी नहीं मिली तो आपकी यहाँ पे नौकरी देंगे ना? बोलते हैं मैं अंडर राइट करता हूँ, टेंशन मत ले, आई एम श्योर यू विल फाइंड अ जॉब। सो इट वाज बेस्ड ऑन समवन्स एडवाइस दैट आई डिसाइडेड टू गो इनटू फाइनेंशियल मार्केट, एंड देन आई वाज वेरी वेरी लकी टू गेट इनटू ICICI। वहाँ पे एक सर्कल बन गया जिन्होंने एक दूसरे को ऊपर खींचना चालू किया।
आज भी जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जब मुझे समझ नहीं आता, तो मेरे ICICI सर्कल के जो गुरु से उन्हीं के पास जाता हूँ, वो लोग सारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। निलेश भाई, आपकी अब तक की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या रही है और उससे आपने क्या सीखा? जो इन्वेस्टमेंट में भूल गया वो सबसे अच्छी हुई। जब पहले शुरुआत की थी तो रोज भाव देखते रहते थे एंड उसमें मतलब बेचने का टेम्पटेशन आ जाता था। और उन दिनों तो आज की तरह इनसाइडर ट्रेडिंग रूल भी नहीं थे। बट यू नो, आई हैड अप्लाइड इन HDFC बैंक्स IPO एंड 300 शेयर मिले थे। मैंने जिंदगी में कभी उसको डीमैट में कन्वर्ट नहीं कराया था। ओके। एंड मतलब दिस वाज ओनली विथ अ व्यू कि बस डीमैट में कन्वर्ट करा दूंगा तो कभी बिक जाएंगे, उससे अच्छा फिजिकल में रखते हैं। फाइनली वो IPF में ट्रांसफर हो गए बिकॉज 1-2 साल डिविडेंड में शायद एनकैश नहीं कर पाया, तो फाइनली मुझे वहां से निकालने के लिए डीमैट कराना पड़ा। बट दोज आर द इन्वेस्टमेंट्स विच यू इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, बाय क्वालिटी एंड गो टू स्लीप। उसमें पैसा बनता है। इनफैक्ट एक मतलब मेरा नजरिया है रामायण के ऊपर कि अयोध्या तो लंका की नहीं थी, वो प्रॉस्परस सिटी नहीं थी, जबकि लंका तो सोने की थी। क्यों लंका सोने की बनी और अयोध्या नहीं बनी? तो मेरा ये कारण है कि लंका के जो निवेशक थे वो सब कुंभकर्ण जैसे थे, पैसा डालते थे 14 साल के लिए सो जाते थे, तो इतना सारा पैसा बन गया कि उन्होंने लंका सोने की कर दी। अयोध्या वाले सब ट्रेडर्स थे, तो वो ट्रेडिंग करते गए, उसमें पैसा नहीं बना। चलिए ठीक है, लेकिन अयोध्या है आज भी, तो ठीक है डेफिनेटली। और खैर नीलेश भाई, आपकी सबसे बड़ी ज्यादा गलतियां की नहीं होंगी वैसे आपने? अरे बहुत की है। अच्छा, कोई ऐसी जो याद आती हो आपको, लगता हो कि लेकिन जो आपको सिखा के गई हो कुछ? हमने एक कंपनी में निवेश किया था एंड वी वर इन लव विद दैट कंपनी, विद दैट प्रमोटर। तो 5-6% स्टेक हो गया था कंपनी में। एंड एक एनालिस्ट ने मुझे फ़ोन करके बोला कि नीलेश भाई, इस कंपनी में ये गड़बड़ है। तो मैंने उसको भगा दिया कि चल भाग यहाँ से, मेरी इतनी अच्छी कंपनी में नज़र मार रहा है। वो एनालिस्ट मतलब मेरे पास आया अपने मटेरियल लेके, प्रूफ लेके कि नीलेश भाई आप खुद रिसर्च कर लो, एंड देन इफ़ योर कंक्लूजन इज़ डिफरेंट देन माइन, तो मेरा सर और आपका जूता। एंड आई वाज सो थैंकफुल टू दैट एनालिस्ट कि उसने हमारी गलती कहाँ थी वो बता दी। एंड फिर वी डिड मोर रिसर्च एंड वी सोल्ड दैट शेयर्स। In a bad investments, we exited with 5 times profit. If we had not listened to that analyst, अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी होती तो शायद उसमें सारा पैसा लॉस कर देते। डेक्कन क्रॉनिकल की बात कर रहे हैं? यस, बिल्कुल। तो क्या सीखा क्या फिर उससे आपने? एक, never fall in love with your investments. Second, always be open to feedback. And third, you are not the smartest person in the world. There are other smart people. So when someone says something, सुनिए सबकी, करिए अपनी, but आँख कान खुले रखने चाहिए so that you can listen to people. Okay, बहुत बहुत शानदार। नीलेश भाई, आपके बारे में एक, क्योंकि आप गुजराती हैं, तो एक गुजराती होने का कि कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में गुजराती सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, तो ऐसा क्या होता है गुजरातियों में, और ऐसा क्या मतलब गुजराती DNA में होता है जो स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बनाते हैं? एक मतलब गुजराती फैमिलीज में, मारवाड़ी फैमिलीज में, सिंधी फैमिलीज में बिजनेस की बातें डिनर टेबल पे होती रहती है। तो यहाँ पे पैसों के पीछे भागना, पैसा कमाना, उसे बुरा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पे लक्ष्मी माता और सरस्वती माता दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। तो that's one thing, that making money is very, very critical, very, very important. That's taught you in the beginning itself. Second, Gujarat and Rajasthan अगर देखे तो मतलब a large part of them are desert and arid. तो नीचे जाने की जगह नहीं, आप खाली ऊपर ही आ सकते हैं। नीचे जाएंगे कहाँ पे? रेगिस्तान में। तो मेहनत करके ऊपर ही आना है।
तो दैट इज द सेकेंड एडवांटेज कि कल्चरली वी आर गियर्ड टू कीप ऑन मूविंग हायर. थर्ड थिंग, सर्कल का एडवांटेज मिल जाता है. कोई ना कोई चाचा मामा काका उसने पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट में निवेश करके, तो वो आपको गाइड करता रहता है. आई थिंक ऑल दिस थ्री थिंग्स कंबाइन, डिजायर टू मेक मनी, नो एबिलिटी टू गो डाउन, एंड सर्कल पुट टुगेदर, दैट्स गिविंग द एडवांटेज. नीलेश भाई, आपकी कोई रिग्रेट है मार्केट्स को लेकर कि काश मैंने ये चीज थोड़ी सी अलग की होती? रिग्रेट नहीं है, बट if I would have been given a chance, many of the decisions which I have taken, will I repeat? Answer is no. But ये सब तो benefit of hindsight है. वो टाइम पे आपने वही किया जो आपको अच्छा लगा. कुछ गलत गया, कुछ सही गया. But as long as your सहीज are more than the गलत, that should be good enough. I think सबसे बड़ी गलती इंसान क्या कर देता है कि अपने प्रॉफिट को वो बुक कर लेता है और लॉसेस को चलने देता है. आइडियली लॉसेस को कट करना चाहिए और प्रॉफिट्स को चलने देना चाहिए. ये बात हम कहते सब हैं लेकिन कर कोई नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है? सो अगेन एक लालच आ जाती है. 10 रुपए का शेयर 20 रुपए बन गया, अरे 100% रिटर्न बन गया, चलो प्रॉफिट घर में करो. बिकॉज आपका अनुभव है कि कई जगह पे आपने 10 रुपए का 2 रुपया होते हुए देखा है. तो एक वो डीएनए में बैठ चुका है कि घर पे प्रॉफिट लेके आओ, बिकॉज क्या पता मार्केट में रहेगा कि नहीं रहेगा. इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा उसी चीज में बनता है जिसे लेके आप भूल जाओ, एज लॉन्ग एज इट इज क्वालिटी. बिल्कुल. तो इंडिया में ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे पिछले 20 साल का नीलेश भाई कि सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी में बना है, लेकिन फिर भी इक्विटी को समहाउ वो रिस्पेक्ट नहीं मिली थी पिछले 20 साल में. आपको लग रहा है कि अगले 15-20 साल में वो रिस्पेक्ट इक्विटी को मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी. बिकॉज पहले क्या था कि इक्विटी में पैसा बनाने वाले बहुत कम थे और उसके बाहर बहुत ज्यादा थे. तो वो हमेशा एक एनवी की नजर से देखते रहे कि हाँ ये लोग ने पैसा बनाया बट कुछ तो गड़बड़ होगी. अब ये अनुभव लोगों के पास आ रहा है. पहले इक्विटी को जुए का अड्डा मानते थे, आज इक्विटी को लोग टाटा बिरला अंबानी से पार्टनरशिप समझ रहे हैं. तो मेरे हिसाब से वी हैव नाउ रीच्ड अ स्टेज वेयर इन्वेस्टमेंट विल बी गिवन राइट प्लेस इन द सोसाइटी. ओके. अच्छा नीलेश भाई, क्योंकि आप खुद एक गुजराती हैं, कुछ गुजराती की कहावतें जो मार्केट से रिलेटेड हो, कुछ एक आध जो आपके दिमाग में फ्रेश हो जिसको हम डिस्कस कर सकें? पहली, नाणा वगरनो नाथियो, नाणे नाथा लाल. जब में पैसा नहीं होता है ना तो घर वाले भी बोलेंगे नाथिया ये कर, नाथिया वो कर. और जब जेब में पैसा होता है तो लोग कहेंगे सेठ नाथा लाल आए हैं. तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज, उतावरे आंबा न पाके. इन अ हरी मैंगो ट्री कैन नॉट गिव यू मैंगो फ्रूट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी है. तीसरी चीज, टीपे टीपे सरोवर भराए. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन. सो रेगुलर इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली गिव यू दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी. एंड एक और, त्रेवड त्रिजो भाई. सो त्रेवड इज बेसिकली कर कसर, फिजूल खर्ची मत करो. दैट इज लाइक योर थर्ड ब्रदर. सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, ये आपका मोटो नहीं होना चाहिए. आपका मोटो होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस. सो सेविंग्स करिए, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए, एंड अपने आप आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी. बहुत बहुत शानदार. इतने, मेरे ख्याल से इतने शानदार नोट पर आपने ये बात कही है, तो इस नोट पर इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पर एंड करेंगे. नीलेश भाई, थैंक यू सो मच. आज आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी शानदार आपने बात की हमारे साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू अनुज भाई. थैंक यू.